Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and this is the second video regarding your current affairs for this first NATA attempt. और just we have only one day, तो I consider कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. But before I start, I would like to discuss something regarding your examination. कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्ज़ाम में कुछ भी करो, कुछ एग्ज़ाम को छोड़ कर मत आना. डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है कि डोंट हैव एनजाइटी, क्योंकि एनजाइटी एक लेवल तक ठीक होती है. अगर मैं आपको बताऊं कि एनजाइटी अगर बिल्कुल भी नहीं होगी ना, पढ़ाई नहीं करोगे, आप उसको थोड़ा कंसर्न नहीं रहोगे. तो थोड़ी सी एनजाइटी है तो चीज़ अच्छी है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई. क्योंकि अगर मैं आपको एक ग्राफ बना कर दिखाऊँ ना, तो एक इस तरह का ग्राफ बनता है कि आपकी, अगर हम लोग एनजाइटी यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर अगर इस ग्राफ के इस वाले पर अगर हम परफॉर्मेंस रखते हैं, तो परफॉर्मेंस का क्या ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, लाइक दिस थिंग. तो अगर एनजाइटी बिल्कुल भी नहीं है, परफॉर्मेंस बिल्कुल कम रहेगा आपका. तो एक लेवल तक एनजाइटी होना ज़रूरी है. तो जिससे आप पढ़ाई भी करते हैं, आपको मोटिवेट करती है पढ़ाई के लिए. तो लेकिन अगर एनजाइटी ज़्यादा होती है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी. तो अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए रात को नहीं सो रहे हैं, स्लीपिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि इसे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम, वहाँ पर आपका माइंड बहुत एक्टिव होना रहना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा कभी मत करना कि मैं और पढ़ लेता हूँ या और पढ़ लेती हूँ, मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा. नहीं होगा. एक 6 से लेकर 8 घंटे की स्लीप होना बहुत ज़रूरी है. सेंटर पर टाइम से पहले पहुँच जाना, बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है, आप काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें करते हुए आए हैं, तो मैं डिस्कस ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा. लेकिन साथ साथ अभी कोरोना केसेस का जानते हैं आप कि सेकेंड वेव का बोला जा रहा है, और ये शायद ऑफिशियली आ भी चुकी है. तो इसमें आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है. तो मेक श्योर कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हैं, मास्क और सब चीज़ें आप पिछले 1 साल से करते हुए आए हैं, तो वो आप करेंगे, लेकिन उसको इग्नोर मत करना. ठीक है. तो खैर चलो, अभी करंट अफेयर देख लेते हैं. तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सी रोपवे, इसके बारे में क्या है. देखो, अगर कोई पहला है तो लॉन्गेस्ट ही होगा ना. मतलब कोई चीज़ छोटी भी होगी तो लॉन्गेस्ट ही आएगी. आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सी रोप वे. देखो, रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी होती है, और वे का मतलब होता है रास्ता. एक ऐसा रास्ता जो आप रस्सी के थ्रू कवर करते हैं. नॉर्मली जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होती है, एक बना दिया जाता है रोप, और यहाँ से डायरेक्टली मूवमेंट होता है. जैसे रोडवेज होता है, ऐसे ही रोप वे, ये सब वहाँ से निकले हैं. ठीक है. तो यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एलिफेंटा केव है. देखो, ये मुंबई है, सपोज दिस इज़ मुंबई, और मुंबई के ठीक कोस्टल में यहाँ पर अराउंड 8 और 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर एलिफेंटा आइलैंड्स हैं. एलिफेंटा आइलैंड्स. तो आज से पहले, मतलब जब से ये खुला होगा, आई थिंक 2019 में ये ओपन हुआ है, 1-1.5 साल पहले की बात है. उससे पहले आपको अगर एलिफेंटा आइलैंड्स पे जाना है, तो यू हैव टू वेट फॉर अराउंड मे बी हाफ एन आवर. तो उसी में हो जाता है कि नंबर आपका आएगा, टिकट लोगे आप. उसके बाद 1-1.25 घंटे का तो रास्ता ही है, बाई फेरी, बाई शिप्स, जो छोटे शिप्स होते हैं वो आपको लेकर जाते हैं. तो इट विल हैविंग अराउंड 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच का इसमें अपने को टाइम लगता था. लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट को ये चीज़ है कि ट्रैवलिंग जो है या फिर टूरिज्म है, ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा अच्छे कन्वीनियंस हैं और कितना कम टाइम ले रहा है. तो तो गवर्नमेंट ने ये क्या किया है कि अभी, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी, बट अगेन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग यहाँ से रोपवे बनाएंगे, जो जो ये 1 से लेकर 2 घंटे का जो सफ़र था, वो कम होकर 15-20 मिनट का रह जाएगा ना, 8 किलोमीटर का, ये चीज़. तो यहाँ पर ये कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ अबाउट द एलिफेंटा केव्स. देखो, एलिफेंटा जो आइलैंड है, उसके ऊपर बहुत सारी केव्स पाई जाती हैं, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी आ चुका है 1987 में. और ये सब पढ़ लेना. मेन चीज़ है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर त्रिमूर्ति है. त्रि का मतलब होता है 3, और मूर्ति का मतलब होता है स्टैचू. मतलब एक ऐसी स्टैचू है जिसके 3 फेस हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. तो यहाँ पर है, बाकी आप देख लेना इसको. एलिफेंटा केव्स के बारे में सर्च करना हो तो नेट पर जाओ, गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा. खैर, कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. ये कहता है सुरंग बावड़ी. देखो, वाटर इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एनीथिंग, लाइक ह्यूमन्स हैं, जो सिविलाइजेशन हुई हैं पुरानी देखेंगे आप, या आज भी अगर आप देखते हैं, जो मेन सिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिवर के बैंक पर ही हैं. चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, कहीं ना कहीं भी, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है. लेकिन क्या है कि वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो एक सिस्टम बनाया जाता है. जैसा आज की डेट के अंदर इरिगेशन के लिए कैसा होता है, समरसीबल है, आप अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. या फिर हो सकता है कि कनाल सिस्टम बनाए जाते हैं.
या फिर अगर बात करें कि स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है आज के डेट में, ड्रिप इरीगेशन है, तो दिस आर द टेक्निक। लेकिन ये सब टेक्निक अभी हैं 21st सेंचुरी में। उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उससे पहले क्या होता था कि ये एक लोकल सिस्टम होते थे, उसको बोला जाता है एंशियंट वाटर सिस्टम ऑफ डेक्कन प्लेटू। कि जो पुराने सिस्टम हैं उनको डेक्कन प्लेटू का जो वाटर सिस्टम होता, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसका जो तरीका होगा उसी को बोलते हैं वाटर सिस्टम। ठीक है, तो दी वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच इज अ बाइनोमियल सिलेक्शन। तो ये कौन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो ये वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच है। तो ये क्या चीज़ है? ये बाइनोमियल सिलेक्शन प्रोग्राम ऑफ द एट रिस्क कल्चरल हेरिटेज साइट। ये ऐसी साइट को रिकॉग्नाइज करती है, ऐसी कल्चरल हेरिटेज साइट्स को जो अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए ये खत्म हो जाती है पूरी साइट, तो किसको क्या पता चलेगा? जो नई जनरेशन आएगी, जैसे आप लोग हो गए या फिर कमिंग जो जनरेशन है उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बीजापुर कर्नाटका के अंदर फेमस है। ये करंट अफेयर तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अगर जिन बच्चों ने मटेरियल पहले लिया होगा तो उनको ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मिला होगा। तो ये ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था कि IIM अहमदाबाद जो है, गवर्नमेंट इसको तोड़कर या कुछ नया बनाना चाहती थी। और जैसे ये वाली बात हुई तो काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि एज आ आर्किटेक्ट की एक लॉबी नहीं है, मतलब एक ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पर आर्किटेक्ट की अगर कोई कंसर्न है तो बात कर सकें। जैसे मेडिकल के अंदर आता है MCI, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, कहने के लिए COA है, लेकिन वो आप जानते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितने आर्किटेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं या कोऑर्डिनेटेड रिलेशन रखना चाहते हैं। खैर, तो ये भी चीज़ होती है, जब भी कुछ इंडिया में कोई ऐसा होने वाला होता है तो आर्किटेक्ट के बारे में बात ही नहीं की जाती, क्योंकि एक दो लोग कुछ कंसर्न दिखाते भी हैं तो खैर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। खैर, तो ये क्या है? ये IIM अहमदाबाद है। तो इसकी जो है किसने डिज़ाइन किया था? लोइस कान ने। तो वेरी फेमस आर्किटेक्ट, तो इसको बताया जा रहा था। और ये एक्सपोज ब्रिक आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं। बाकी अभी रिसेंटली मतलब ये जो डिसीजन था उसको वापस ले लिया है। बहुत अच्छा डिसीजन है वापस लेने का, क्योंकि हेरिटेज इज समथिंग जो एक बार आपने खराब कर दिया ना, फिर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। अपना नया चीज़ बना सकते हैं, बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन विच बिलीव्स इन कंजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज एंड कल्चर। फिर ये प्रिट्जकर प्राइस 2020 का है, तो आई थिंक ये तो पुराना हो चुका है, तो इसको आप हटा दीजिए। 2021 के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और आई सपोज अगर मुझे याद रहा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, नहीं तो आपको करंट अफेयर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने काफ़ी डिस्कस किया है डिटेल में। जो 2021 का है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। फिर आते हैं नए, फिर आता है प्लान टू बिल्ड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये इमेज गलत लग गई है, तो चलो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे अगले नोट्स में। तो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसको चेंज करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट 9.5 एकड़ प्लॉट अपोजिट टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखो, गवर्नमेंट ये क्या चाहती है कि जो पार्लियामेंट वाला रीजन है, जो ल्यूटन जेली बोला जाता है, उसको रिनोवेट करना चाहती है। तो ये भी काफ़ी लोगों ने इसको कंसर्न दिखाया कि आप गलत कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने प्रोज में बोला। तो ये खैर टॉपिक इतना बड़ा है, इसके लिए मैं तो अलग से वीडियो भी आ सकती है कि गवर्नमेंट का विचार क्या है, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑन दिस पॉइंट। बाकी जो आर्किटेक्ट्स हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं कि उसको मना कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम कभी अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप याद रखना कि जो पार्लियामेंट वाला पार्ट है उसके अंदर ल्यूटन्स का बनाया गया था। द पार्लियामेंट आर्किटेक्चर वाज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटन एंड सर हार्बर्ट बेकर। दोनों का नाम आता है, दोनों का लिख देना। अगर इन दोनों में से एक को चूज करने का आता है तो एडविन ल्यूटन्स का 1912 में बनाया गया था, और 1927 तक जाकर ये कंप्लीट हुआ था। तो लोग यही बोलते हैं कि इतना ये इट्स अ लेगेसी, इट इज़ अ पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो पार्लियामेंट है वो मंदिर है डेमोक्रेसी का। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि कहीं ना कहीं टाइम आता है तो चेंज करना जरूरी है, बट आई कंसिडर कि जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री अच्छी होती है खराब होती है, हिस्ट्री होती है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से उसको मोल्ड नहीं करना चाहिए। और ये वो पॉइंट नहीं है कि हम बिल्डिंग नहीं बना देंगे। मेरा जो स्टैंड है पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर वो ये है कि अगर आपको ज़रूरत है, यस देयर आर सम पॉइंट जो गवर्नमेंट के वैलिड है, कि इन फ्यूचर जैसे 2026 के बाद हमारे 545 MPs होते हैं, और इन फ्यूचर ये चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये इन फ्यूचर हमें चाहिए होगा करने के लिए, वी नीड मोर स्पेसेस। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि पुरानी चीज़ खत्म कर नई चीज़ बनाई जाए। खैर अभी मैं इस पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो हम लोग इस पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक है इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो फिर एक नई चीज़ आती है, इंडियाज फर्स्ट एवर आर्किटेक्चर एलईडी इल्यूमिनेशन टेक्स प्लेस इन कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार तो जानते हैं कहाँ पर है, ये दिल्ली में ही है, जहाँ मैं रहता हूँ उसके बहुत पास में है। राइट, अगर मैं थोड़ा देखना चाहूँ तो शायद मेरे दिख भी जाएगा अपनी बिल्डिंग से। तो ये सब पढ़ लेना इसके बारे में, यूनेस्को साइट है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं लाइटिंग वाला इफेक्ट डाला जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर क्या है, अवेयरनेस होती है, न्यूज़ में आती हैं तो चीज़ आती है। मुझे 2-3 साल पहले की न्यूज़ याद है, 2-3 साल नहीं, आई थिंक ये करीब 5 साल पहले की न्यूज़ है, जब बराक ओबामा इंडिया आए थे 2015 में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2016 में ट्रम्प, हाँ 2015 के आसपास की बात है, बराक ओबामा केम टू इंडिया। दैट टाइम देयर वाज एन इशू रिगार्डिंग कि उससे के आसपास ये चल रहा था इशू कि ताजमहल के अंदर, ताजमहल पर भी हम लोग एलईडी इल्यूमिनेशन लाइटिंग करेंगे टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये है। आई हैव नो आइडिया कि ऐसे क्यों। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जुडिशरी है, इन सब चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ना रिलेक्टेंट है उनको ट्राई करने के लिए। सिर्फ वो होता नहीं जो बिल्डिंग है वो ऐसी रहे। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजियम देखते हैं, इंडिया के म्यूजियम आज भी 100 साल 200 साल पुराने म्यूजियम है, जबकि पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है, द रिक्वायरमेंट, द ऑडियंस ऑफ द म्यूजियम। तो देयर इज अ नीड टू चेंज विद द टाइम। खैर ये चीज़ अच्छी इवेंट हुआ है, तो खैर ये इसको देख लेना, कुतुब मीनार के आसपास किसने बनाई थी, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर ये होता है कि रियो दी जेनेरियो नेम्ड एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। रियो कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में है, कैपिटल नहीं है, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, रियो दी जेनेरियो। इट्स अ वेरी फेमस सेंटर फॉर सिटी, जैसा लाइक इंडिया के अंदर मुंबई है, तो मुंबई कैपिटल नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सेम रियो के ऊपर है। तो रियो दी जेनेरियो को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 का वो दिया गया है ना, एक टैग दिया गया है। तो कौन देता है इसको, यूनेस्को देता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। कम टू द नेक्स्ट थिंग, न्यू अनुभव मंडपा। तो सीएम ऑफ कर्नाटका लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू अनुभव मंडपा इन बसवा कल्याण रिसेंटली। तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं ये करंट अफेयर, लेकिन इसकी इमेज भी कुछ मिली नहीं है मुझे, लेकिन फिर मैं आर्किटेक्चर देख रहा था तो आई हैव नो आइडिया कि हम क्यों छोड़ें इसको भी। सो इट्स अ प्लेस वेयर 12th century poet philosopher बसवेश्वरा लिव्ड हेयर द होल लाइफ। तो इतना है, बस इतना याद रख लो, काफ़ी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, इटली टू रिबिल्ड द कॉलोजियम फॉर रिट्रेसेबल फ्लोर। कॉलोजियम माय फेवरेट बिल्डिंग, ये मुझे फैसिनेट करती है कॉलोजियम, इसके बारे में आई लव द ओल्ड आर्किटेक्चर। वहाँ पर ऐसा मैग्निफिकेंट एक बड़े स्केल पर आर्किटेक्चर है तो उसकी वैल्यू अलग है। दिस वॉज द रीज़न मैंने इसके लिए बहुत पैसे खर्च करे हैं जब मैं ट्रेनिंग पर था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग आई विजिटेड रोम। और मुझे रोम इतना पहले पसंद नहीं आता था, पर्सनली बताऊँ मैं आपको, मुझे सिर्फ ये था बिल्डिंग देखनी है। लाइक एक ड्रीम होता है आपका कि यहाँ तो अगर मैं जाना यूरोप में तो मैं पक्का जाऊँगा यहाँ पर। वहाँ नीदरलैंड से जाना, और ऑल दो कि मैंने काफ़ी कुछ और भी कवर किया, बट माई प्राइम टारगेट वाज द कॉलोजियम। वहाँ जाना आना, इट वॉज वेरी कॉस्टली। कॉस्टली ऐसा नहीं बोल सकते, बट कि जितनी मुझे वहाँ पर मेरी अर्निंग होती थी उसी में से बचा बचा के मैंने काम किया। खैर आई हैव ट्रेवल्ड मैनी कंट्रीज दैट टाइम, और मैंने एक्चुअली ट्रैवलिंग ही की है, मैंने कुछ और किया ही नहीं उस टाइम पीरियड में। आई डिड नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द यूरोप फॉर माई सेल्फ और माई फैमिली, और मेरे फ्रेंड्स के लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा वहाँ पर, बेसिक सामान जो था वही, लेकिन मैंने ट्रैवलिंग बहुत की। खैर, तो कॉलोजियम के अंदर क्या है कि याद रखना कि ये तो वैसे भी वंडर्स में आता है, 7 वंडर्स में, और रोम में है। रोम कहाँ पर है, ये लाइक इसको अगर हम देखें तो ये शो ऑफ है यहाँ पर, दिस इज, यहाँ रोम है, मतलब ये पपाल स्टेट बोला जाता था, पपाल एंशियंट हिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये रोम मान के चलते हैं, कैपिटल है। रोम के अंदर छोटा सा पार्ट है यहाँ पर वेटिकन है, वेटिकन के वेस्ट की साइड में ये मिल जाएगा आपको। इसको मैंने कई बार बताया भी है मेरी पुरानी वीडियोज़ में। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो जो ये यहाँ क्या है, यहाँ से सिटिंग स्पेस हुआ करता था, यहाँ पर लोग बैठते थे, और राजा महाराजा जो वहाँ के किंगडम के जो किंग होते थे, प्रिंसेस होते थे, वो भी आते थे। और जो ये वाला पार्ट है ये स्टेज हुआ करता था, यहाँ पर ग्लेडिएटर्स आते थे, फाइट होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, इवेंट्स भी होते थे, कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या था, जो उसके नीचे आप देख रहे हैं ना, ये तो ऊपर वाला जो फ्लोर था वो तो ख़त्म हो गया है। जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनिमल्स रहते थे, ग्लेडिएटर्स रहते थे, या फिर जो कल्प्रिट होते थे वो रहते थे। और ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है उसको हटाया जा सकता था। यहाँ तक ये कि एक्वाडेक्ट से पानी भी इन बुलाया जा सकता था। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी हुआ करते थे। तो कैसे पानी बुलाना है, कैसे उसको निकालना है, और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था, लेकिन कभी डिस्कस करेंगे इनको भी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है इटली की, वो चाहते हैं कि रिबिल्ड द कॉलोजियम विद रिट्रैक्टेबल फ्लोर।
तो एक तरह से फिर से फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो देख लेना। इसके अंदर अगर आपको बताऊं कोलोजियम के अंदर, तो याद रखना डोरिक भी कॉलम यूज़ हुआ है, आयनिक भी और कॉरिंथियन भी। जो बेसिक फर्स्ट फ्लोर वर्क, जो फर्स्ट स्टोरी है डोरिक, फिर आयनिक, फिर कॉरिंथियन, तीनों फ्लोर हुए हैं। रोमन की ये खास बात हुआ करती थी। ग्रीक में डिफरेंस क्या था ग्रीक से? ग्रीक कभी भी जो ऑर्डर्स है, दी ऑर्डर दी जो कॉलम्स होते थे, जैसे डोरिक, आयनिक, कॉरिंथियन, टस्कन और ऑल दिस थिंग, तो कभी मिक्स नहीं करते थे एक बिल्डिंग में। एक बिल्डिंग होगी उसके अंदर सेम कॉलम लगेगा, लेकिन रोमन्स में क्या था, उसमें इंटरमिक्सिंग चलती थी। ठीक है। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिट्जकर अवार्ड के साथ साथ ऐसे और भी आर्किटेक्चर अवार्ड होते हैं, जिसके अंदर आगा खान भी है। काफ़ी रेपुटेड अवार्ड है, तो उसको देख लेना। मैंने काफ़ी सर्च करा, मुझे मिला नहीं पिछले 2020 और उसका, तो आई थिंक 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। ये ज़्यादा बहुत पुराना वैसे करंट अफेयर है, तो कह नहीं सकते हैं एग्जाम के लिए जरूरी है। बस नहीं याद रखना आगा खान जो आर्किटेक्चर अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है। आगा खान इज ऑल्सो रेटेड फॉर दी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये किसको मिला था? ये जो मिला गया था ये है आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट है, आर्केडिया। तो ये बांग्लादेश का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ये फ्लोटिंग स्कूल बोला जाता है। यहाँ पर किसको मिला है? सैफुल हक जी को मिला है। फ्लोटिंग स्कूल का मतलब क्या है? देखो, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन इफ़ यू वांट टू फाइट। तो इफ़ यू वांट टू एम्पावर दिस सोसाइटी, देन एजुकेशन द ओनली वे। और आप एक चीज़ नोटिस भी करेंगे कि इंडियन सोसाइटी, एक इंडिया की बात करें, कहीं पर भी जाकर देखेंगे, जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उसमें से एक कॉमन चीज़ निकल कर आती है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल। तो एजुकेशन बहुत एक नोबल प्रोफेशन में काउंट होता है और ज़रूरी भी है। और ख़ासकर ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर अंडर प्रिविलेज सोसाइटी रहती है, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, और लोग जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज और द स्टेट इज़ नॉट एम्पावर्ड, तो उसमें काफ़ी लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो ये हैं सैफुल हक, इन्होंने क्या किया, एक फ्लोटिंग स्कूल बनाया, उसको नाम दिया उन्होंने आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन रिटायर्ड टीचर राजी आलम के बनाया गया था। सी स्टेबलाइज अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन यूजिंग हर पेंशन फंड। उनको पेंशन मिलती थी, उनसे पैसे निकाल कर उन्होंने एक अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए स्कूल बनाया। फिर क्या हुआ, द फ्यू ईयर लेटर द लीज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रीमिसेस एक्सपायर्ड। तो जमीन ली होगी कुछ 2-3 महीने, 2-3 साल के लिए जो भी था, वो एक्सपायर हो गया। एंड सी परचेज अनदर लैंड नियर ए वाटर बॉडी। तो उन्होंने क्या करा, जो पैसे बचा के एक नई जमीन ले ली आसपास ही। फिर क्या हुआ, बट इट यूज टू रिमेन सबमर्ज इन अप टू 3 मीटर्स ऑफ वाटर फॉर द 1/3 पीरियड ऑफ द टाइम। लेकिन क्या आता है कि जब वहाँ पर रेनफॉल होती है, लाइक मानसून के टाइम पीरियड में, तो वहाँ पर पानी भर जाता था। देन इट वॉज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एम्फीबियस स्ट्रक्चर दैट कुड स्टे ऑन द ग्राउंड एंड फ्लोट ऑन द वाटर। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे फ्लोटिंग स्कूल बना दिया कि कोई बात नहीं है, नीचे पानी रहेगा, हम तब भी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्लोटिंग स्कूल इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड क्लासरूम्स, ओपन एरियाज ऑफ एक्टिविटीज, ऑफिस विद टॉयलेट स्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें आती हैं। आगा खान के बारे में पढ़ लें, 1977 में दिया स्टार्ट हुआ था ये। मेन चीज़ यही होता है, आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है कि जो लोग, हम लोग नॉर्मल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग दी अपार्टमेंट्स और मेकिंग दी हाउसेज। आर्किटेक्चर का मतलब और बहुत है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितने भी प्रिट्जकर अवार्ड हैं या फिर जितने भी अच्छे आर्किटेक्चर अवार्ड्स हैं, वो कभी किसी को ऐसे बिल्डर्स वगैरह को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ है ना, आर्किटेक्चर की छोटा सा पार्ट है ये सब होना। तो इनोवेशन कुछ नया है तभी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। खैर, कम टू द नेक्स्ट थिंग, एमपी ओरछा ग्वालियर एडिड इनटू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। जब नोट्स बनाए थे तब टेंटेटिव में था, अभी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। ठीक है, तो एमपी के अंदर जो ओरछा है और जो ग्वालियर है, इन दोनों को यूनेस्को हेरिटेज साइट में आ चुके हैं। तो जो ओरछा है और ये फोटो है, और ग्वालियर का तो आपको जानते हैं, ग्वालियर फोर्ट है, बहुत सुंदर फोर्ट है। तो इनको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। बस आपको ये पता होना जरूरी है, अभी दिया है, लेटेस्ट करंट अफेयर है और पूछा जा सकता है। और आई गेस कि आपको बताने की, ओरछा के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पर ही पूछ सकते हैं कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो ये कौन सी है, बेतवा, बेतवा रिवर पर लोकेटेड है। बहुत ही प्यारा सिटी है, अगर कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे किसी एंशिएंट से विलेज में रह रहे हैं। पूरा का पूरा विलेज ही ऐसा बना हुआ है, हवेली टाइप का। बहुत सुंदर जगह है अगर रहते हैं। फिर एवरग्रीन क्वेश्चन फॉर जेईई नाटा कि 2018 का जो अवार्ड किसको मिला है। तो प्रिट्जकर अवार्ड 2018 का इसलिए पूछते हैं क्योंकि पीवी दोषी साहब जो हैं वो अकेले इंडिया की तरफ से अवार्डी हैं। तो बार बार ये पूछा जाता है कि चलो इंडिया से 2018 में किसको मिला है, या फिर इंडिया में किसको मिला है और कब मिला है। तो ऐसे ही हर साल मिलते हैं, तो सारा याद नहीं करना है। आपको याद होना चाहिए 1979 वाला फिलिप जॉनसन सर,
और ग्लास बिल्डिंग के लिए। फिर ज़ाहा हदीद वाला देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट वुमेन उनको मिला था, और 2018 का इंडियन थे। और 2021 का, 2022 का अब चला गया टाइम, 2021 के बारे में देख लेना, ठीक है। और एक मैंने उसकी वीडियो बनाकर डाली हुई है, मिल जाएगी आपको। फिर एक आता है चौखंडी स्तूपा डिक्लेयर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो चौखंडी, तो चौ का मतलब 4 और खंड का मतलब पार्टीशन। तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड एंशियंट बुद्धिस्ट साइट इन सारनाथ उत्तर प्रदेश नॉन एज चौखंडी स्तूपा एज ए प्रोटेक्टेड एरिया मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। तो उसको देखने में कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जितना करंट अफेयर था आई गेस की काफ़ी कवर का हो चुका है। कुछ एक दो टॉपिक और बता देता हूँ जो मुझे लगते हैं कि न्यूज़ में है, अभी हम नोट्स अपडेट नहीं करे हैं। तो इसके अंदर क्या आ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो हमने देख ही ली है, पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इसके प्रोज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अभी फिलहाल टाइम नहीं है, लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके अंदर आपको सोचने में मजबूर हो जाओगे आपकी, क्या सच में गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, गलत कर रही है, ये चीज़ है। और एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम को रिनेम कर दिया गया है। इट इज़ दी लार्जेस्ट स्टेडियम, सिंगल स्पोर्ट स्टेडियम। तो उन चीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आई डोंट कंसिडर कि कुछ और बचा हुआ है। बाकी देखो पूछने के लिए करंट अफेयर तो इतना ज़्यादा होता है कि कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है। करंट अफेयर नॉर्मली आर्किटेक्चर से करना, फिर लास्ट टाइम वो कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि प्रोटेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो हम वो भी वीडियो बना सकते हैं जो अभी चल रहा है न्यूज़ में। जैसे फार्म प्रोटेस्ट है, एमएसपी के बारे में बहुत न्यूज़ में है, तो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे एमएसपी की, इट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, इनको तो हम बहुत डिटेल में कर सकते हैं, बट अगेन जो मुझे भी याद आ रहे हैं वीडियो को बनाते हुए, तो एमएसपी का याद रखना कि इट इज़ रिलेटेड फॉर दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फुल फॉर्म क्या है, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में पूछा जा सकता था। और अभी कुछ न्यूज़ कोरोना के बारे में, आई थिंक कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सेकेंड वेव क्या है, और वो सब चीज़ चेक कर लेना। टाइम तो अपने पास ज़्यादा बचा नहीं है। और अगर कुछ और देखा जाए तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आज क्लास ले रहा था बच्चों के साथ ही जो कोर्सेज में, वहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात चल रही थी। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो याद रखना चेंज हो गई है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट रहती है, जो हम लोगों ने पढ़ा था 8848 मीटर, लेकिन अभी चाइना और नेपाल ने इनको फिर से स्टडी करा और ये बताया कि चेंज हो गई। कितना हुआ है, 8849 मीटर, 3 फीट के आसपास चेंज हुआ है। तो उसका जो अभी ऑफिशियल ये है 8849 मीटर्स की हाइट है। बाकी कुछ रहेगा तो अगले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। एग्ज़ाम के बाद पता होना ज़रूरी है एग्ज़ाम किस लेवल पर पूछ रहे हैं वे करंट अफेयर, तो देखते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ मैटर करता है, आपका एटीट्यूड क्या है एग्ज़ाम को सॉल्व करने से पहले और एग्ज़ाम को सॉल्व करते हुए। और अगर बाई चांस कुछ गलत हो भी जाता है, अगर आपको लगता है कि इतना सही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी एक अटैम्प्ट और है अपने पास। तो आपको आउट ऑफ जो बेस्ट है, आउट ऑफ 2 चाहिए होता है, दोनों में से जो सबसे अच्छा है वो काउंट होगा। तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद, पैटर्न किस तरह का आ रहा है क्या है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान से रखना। 125 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो आप, 3 घंटे में, काफ़ी बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ और ये भी है कि एक मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो उसको संभाल के इसको आप यूज़ करना। देखो क्या है, ये क्लियर है कि आपको 125 क्वेश्चंस होंगे और कितने टाइम मिलेगा आपको, 180 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए 3 घंटे मिलेंगे तो कितने नंबर का पेपर होने वाला है अपना, 200 का। तो आप ट्राई करना कि जब भी आपके पास टाइम लिखा हुआ आएगा तो आप ट्राई करना कि 1 घंटे के अंदर आप एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 125 क्वेश्चंस हैं, 75 + 50 + 25 + 25 का है ना ये वाला, तो जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, एकदम हो जाएंगे। तो कभी ऐसा ना हो कि वाले क्वेश्चन पहले आ गए और आपने क्या सोचा कि ठीक है 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटे के अंदर मैंने 75 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको लगेगा तो सही 1.5 घंटे में कर लिए, लेकिन जो मैंने अटेम्प्ट करा है वो सिर्फ 75 मार्क्स का किया है।
तो आप जो अगला 1 घंटा सवा घंटा जो आपके पास बचा हुआ है, जो सवा घंटा 1.5 घंटा जो भी बचा हुआ है, उसमें आपको 125 के अटैम्प्ट करने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, आप चाहे पहले ये अटैम्प्ट करें या ये करें। अब ये नहीं पता है कि पहले कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, क्या होगी, बट एक बेसिक रफली आइडिया लेकर चलो कि मुझे 1 घंटे के अंदर 70 to 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। अगर आप मान लीजिए 75 क्वेश्चन वाले कर रहे हैं तो ये सिंपल है, 1 घंटे में ये हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इन सबको कर लेना। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, खासकर जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन थे, बहुत टाइम मिला था, लेकिन इस बार बहुत कम टाइम है, तो देखा जाए तो 125 क्वेश्चन। दूसरा ये चीज़ है कि मैंने बताया भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ कर मत आना, अनअटेम्प्टेड मत कर आना कि मुझे नहीं आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कुछ खोने के लिए नहीं है तो जितना हो सके गैस वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे की बात नहीं कर रहा हूँ, नाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, कुछ अगर मुझे याद रहेगा। बाकी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और जैसे एग्ज़ाम होता है बताना ज़रूर आपका कैसा रहा, कुछ कमी रही होगी तो उसको इम्प्रूव करेंगे बाद में, अभी टाइम है अपने पास। एंड स्ट्रेस मत लेना, कोई नहीं, एग्ज़ाम है, छोटा सा एग्ज़ाम है, ये सब चलते रहते हैं लाइफ में। अभी कुछ ऐसा नहीं है अपना एग्ज़ाम काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाता है, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, तो ठीक है। Again, so very best of luck for your exam and see you after your examination. Thanks for watching this video.